नमस्कार। आज के इस वीडियो में मेंडल्स लॉ के अंतर्गत मेंडल का प्रथम नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ने से पहले इन दो बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है कि ये जो नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, ये एक संकर क्रॉस पर निर्भर है। ये जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेंट है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये नियम विवादास्पद रहा है। कई जगह ये नियम लागू नहीं हो पाया और उसके बाद अप्रभाविता का नियम लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्रस्तुत किया गया। तो ये दो बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? देखिए, एक संकर क्रॉस के प्रयोग में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुणों वाले मटर के पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में वही गुण प्रदर्शित होते हैं जो प्रभावी होते हैं, और इसी को प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया। इस क्रिया में जो गुण या कारक, क्योंकि मेंडल ने जीन का इस्तेमाल ना करके कारक शब्द का प्रयोग किया है, फैक्टर का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे वही प्रकट किया गया है कि इस क्रिया में जो गुण या कारक प्रकट होता है जो दूसरे गुण को प्रदर्शित नहीं होने देता, उसे प्रभावी गुण या कारक, जबकि जो गुण प्रकट नहीं हो पाता उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमने मेंडल्स के लॉ को समझाने के लिए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, और वो क्रॉस किसके बीच में है? एक प्योर टॉल लंबे, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में हमने क्रॉस कराया। ये कैसी जनरेशन है? पेरेंट जनरेशन है, पैतृक पीढ़ी है। और इसकी जीनी संरचना क्या होगी? प्योर टॉल कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी किसका सूचक है, किसका एलिल है? लंबाई का। और चूंकि दोनों होमोजाइगस अवस्था में, इसलिए कैसा है? शुद्ध लंबा है। यहाँ पे स्मॉल टी किसका सूचक है, किसका जीन है, किसका एलिल है? डार्फ का, बौनेपन का। और चूंकि यहाँ दोनों जो एलिल हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों जो एलिल की जोड़ी है वो एक जैसी है, इसलिए कैसा है? शुद्ध डार्फ है, शुद्ध बौना है। जब हम इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हम ये पाएंगे कि जो प्योर टॉल पौधा है, इससे दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, और इसी प्रकार से डार्फ से भी दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। और जब इन युग्मकों का आपस में क्रॉस होता है तो जो संभावना होती है, चार प्रकार के संतान बनने की संभावना होती है F1 जनरेशन में। तो अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से चार प्रकार की संतानें बनने की संभावनाएं हैं F1 जनरेशन में। और ये चारों के चारों जो संतानें बनी इन युग्मकों के मिलने से, वो बिल्कुल एक जैसी हैं F1 जनरेशन में। सबकी सब कैसी हैं? टॉल हैं, हाइब्रिड हैं। आप देखिए, चारों संतानों में कैपिटल टी मौजूद है, और कैपिटल टी किसका प्रेरक है, किसका सूचक है? लंबे का। और स्मॉल टी किसका सूचक है? डार्फ का। तो आप यहां पे अगर देखेंगे तो ये चारों जो संतानें पाई गई, ये चारों की चारों संतानें कैसी हैं? लंबी हैं। फिनोटिपिकली बाहर से देखने पे चारों की संतानें कैसी हैं? लंबी हैं। और ये लंबी क्यों है? ये लंबी इसलिए हैं क्योंकि कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को क्या कर दिया? दबा दिया। आप यहां समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कैपिटल टी किसका प्रेरक है, किसका सूचक है? लंबाई का। और स्मॉल टी किसका सूचक है? बौनेपन का। तो यहां ऐसा क्या हुआ कि सबकी सब संतानों में लंबा और बौना दोनों एलिल मौजूद हैं, लेकिन ये पौधे कैसे हुए? लंबे हुए। इसका मतलब क्या है कि लंबे जो लक्षण जो है, लंबाई का लक्षण, उसने बौनेपन के लक्षण को क्या कर दिया? दबा दिया। कैपिटल टी ने, जो कारक है कैपिटल टी, जो एलिल है कैपिटल टी, उसने स्मॉल टी जो एलिल है उसको क्या कर दिया? दबा दिया, उसके प्रभाव को प्रकट नहीं होने दिया। इस कारण से ये चारों संतानें कैसी हुई हैं? टॉल हुई हैं, लंबी हुई हैं। तो यहां पे जो कैपिटल टी है वो कैसा है? प्रभावी है, डोमिनेंट है। और स्मॉल टी कैसा है? रिसेसिव है, अप्रभावी है। तो मेंडल ने नियम की पुष्टि हेतु जब मटर के पौधों के बीच में क्रॉस कराया, लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया, तो अभी आपने देख लिया कि F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे हुए वे सब के सब कैसे हुए? लंबे हुए। लेकिन कैसे लंबे हैं? संकर लंबे हैं, विषम युग्मकी हैं। इसमें लंबाई का भी जीन है और बौनेपन का भी जीन है। ठीक है ना? तो यहां पे सबके सब पौधे लंबे हुए, जो ये प्रकट करता है कि ये प्रभाविता का नियम को पुष्ट कर रहा है कि कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को क्या कर दिया? दबा दिया। F1 पीढ़ी में लंबेपन का जो लक्षण है वो ही प्रदर्शित होता है, जो क्या है? प्रभावी लक्षण है। और जिस लक्षण को दबा दिया गया, बौनेपन के लक्षण को, तो जो लक्षण प्रकट नहीं हुआ या जो लक्षण दब गया, वो लक्षण क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को दबा दिया, इसलिए कैपिटल टी क्या है? प्रभावी है, और स्मॉल टी क्या है? अप्रभावी।
अब हम अगर F1 जनरेशन के संतानों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो देखिए आगे क्या परिणाम निकलते हैं, प्रभाविता का नियम किस प्रकार से F2 जनरेशन में भी प्रकट होता है, आप इसको देखेंगे। तो हमने F1 जनरेशन के दोनों पौधों के बीच में क्या किया, क्रॉस कराया। F1 जनरेशन से जो संतानें मिली थी उनके बीच में हमने क्रॉस कराया। तो आप पहले देख चुके हैं कि इन दोनों संतानों से जो युग्मक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी से कैसे बनेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इस जनक से कैसे गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और जब इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं पुनेट चार्ट के माध्यम से, पुनेट ग्राफ के माध्यम से, तो हम क्या करेंगे, ये जो जनक है इससे जो गैमेट बने उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए हमने यहाँ लिख दिया। और ये जो जनक है इससे जो ये जो युग्मक है इसको हम यहाँ क्षैतिज में लिख देंगे। ठीक है, आपने देखिए ये लिख दिया। और अब आप इन दोनों क्रॉस कराएंगे तो यहाँ लिख दीजिए। ये गैमेट का इस गैमेट से क्रॉस कराएंगे तो आप यहाँ लिख देंगे। इस गैमेट का इस गैमेट से क्रॉस कराएंगे तो आप इस खाने में लिख देंगे। और इस गैमेट का इस गैमेट से क्रॉस कराएंगे तो आप इस खाने में लिख देंगे। और अगर आप इसको बाहर से देखेंगे तो आपको इनके लक्षण क्या लगते हैं, देखिए पहला लंबा, दूसरा लंबा, तीसरा लंबा और चौथा लंबा बौना। तो ये F2 जनरेशन में आपको 4 प्रकार के पौधे मिल गए। और अगर आप इन चारों पौधों को आप देखेंगे F2 जनरेशन के, तो आप ये देखेंगे कि इसमें 3 पौधे आपको लंबे दिखाई दे रहे हैं। पहला लंबा, दूसरा लंबा, तीसरा लंबा। तो 3 लंबे हैं और एक जो है बौना है। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशो है F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो 3:1 है। और ये जो 3:1 रेशो है ये भी प्रभाविता के नियम को पुष्ट करता है। आप यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे कि कैपिटल टी जो पहली संतान पाई है, कैपिटल टी ये लंबी है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रभावी एलील मौजूद है। किस अवस्था में? समयुग्मकीय अवस्था में। इस संतान को और इस संतान, इन दोनों संतानों को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो लंबाई का जो जीन है, वो जो जोड़ा है वो कैसा है? विषम युग्मकीय है। एक लंबाई का जीन है कैपिटल टी और एक क्या है? बौनेपन का जीन है कैपिटल स्मॉल टी। लेकिन प्रभावी कौन है? कैपिटल टी है। तो इसलिए कैपिटल टी ने स्मॉल टी के प्रभाव को क्या कर दिया? दबा दिया। लंबेपन के लक्षण ने बौनेपन के लक्षण को क्या कर दिया? दबा दिया। इसलिए ये दोनों संतानें भी कैसी प्रकट हुई? लंबी प्रकट हुई, क्योंकि स्मॉल टी का प्रभाव क्या हुआ? दब गया। तो यहाँ पे भी प्रकट हो रहा है कि कैपिटल टी क्या है? एक प्रभावी एलील है, एक प्रभावी कारक है। और स्मॉल टी क्या है? अप्रभावी। लेकिन चौथी संतान को अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो स्मॉल टी है, जो अप्रभावी एलील है, जब वो समयुग्मकीय अवस्था में आता है तो वो अपने प्रभाव को प्रकट करता है और पौधा कैसा हो जाता है? डार्क। तो यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कैपिटल टी जो है वो अपना प्रभाव प्रकट करता है, इसलिए वो प्रभावी है। लेकिन स्मॉल टी अगर समयुग्मकीय अवस्था में होता है तो वो अपना प्रभाव प्रकट करता है। ठीक है। अब ये जो हमने F2 जनरेशन का अध्ययन किया, आप इससे एक चीज आपको स्पष्ट हो रही होगी कि प्रत्येक जीन के 2 एलील्स हैं, है ना, जिनमें से एक एलील क्या है? प्रभावी, जैसे यहाँ पे टी प्रभावी था, और दूसरा क्या है? अप्रभावी, जैसे यहाँ स्मॉल टी था। अगर प्रभावी एलील समयुग्मकीय अवस्था में है या विषम युग्मकीय अवस्था में है, तो दोनों ही अवस्थाओं में वो अपना प्रभाव को प्रकट करता है। अभी आपने F2 जनरेशन में देख लिया कि अगर प्रभावी एलील समयुग्मकीय अवस्था में हो या विषम युग्मकीय अवस्था में हो, तो दोनों ही कंडीशंस में प्रभावी एलील अपने प्रभाव को प्रकट करेगा। लेकिन अप्रभावी जो एलील है, जो स्मॉल टी है, वो अपना प्रभाव कब प्रकट करता है? जब वो किस अवस्था में होता है? समयुग्मकीय अवस्था में प्रकट करता है। समयुग्मकीय अवस्था में होता है तभी प्रकट करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी जीन के 2 एलील्स हैं, अगर प्रभावी एलील समयुग्मकीय अवस्था में तो भी अपने प्रभाव को प्रकट करेगा, और अगर विषम युग्मकीय अवस्था में तो भी अपने प्रभाव को प्रकट करेगा। लेकिन अप्रभावी जो एलील होगा वो केवल समयुग्मकीय अवस्था में ही अपने प्रभाव को प्रकट करता है। अब अंत में प्रभाविता के नियम के कुछ निष्कर्षों का अध्ययन हम कर लेते हैं। देखिए ये पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस मैंने यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ये जनक पीढ़ी है, ये उसके युग्मक हैं, ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस कराकर ये आपकी F2 जनरेशन है, और ये आपका फिनोटाइप रेशो और ये आपका जीनोटाइप रेशो। पहला निष्कर्ष जो है वो क्या है कि हर लक्षण का निर्धारण कारक या जीन के द्वारा होता है। आपने देखा कि मटर के पौधे की लंबाई, मटर के पुष्प का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, फली का आकार, फली का रंग, ये सब जो लक्षण हैं इनको नियंत्रित कौन करता है? जीन करता है या कारक करता है। ये जो जीन या कारक होते हैं हमेशा जोड़े में होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे आपने जनक में क्या लिखा? कैपिटल टी, यहाँ क्या लिखा? स्मॉल टी। तो ये जो हम जोड़े में लिखते हैं इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो जाति द्विगुणित होती है उसका मतलब क्या होता है कि उसमें हर
जो जीन होता है वो किस में होता है, जोड़े में होता है। हर गुणसूत्र क्या होता है, जोड़े में होता है। तो इसी कारण से हम कारकों को भी हमेशा क्या लिखते हैं, जोड़े में लिखते हैं, पेयर में लिखते हैं। यदि कारक या जीन के जोड़े के दो सदस्य असमान होते हैं या विषम युग्मकी होते हैं तो उनमें एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा क्या है, अप्रभावी। जैसे F1 जनरेशन में आपने देखा, यहाँ पे F2 जनरेशन में आपने इन दोनों पौधों को देखा। तो ये जो जोड़ा है आपका एलिल्स का या जीनों का, ये विषम युग्मकी है, मतलब दोनों एलिल्स एक जैसे नहीं हैं। तो यहाँ पे पौधे का रूप कैसा होगा ये इस बात पर निर्धारित करता है कि प्रभावी जीन किस लक्षण को प्रकट करता है। तो यहां पे जो लक्षण प्रकट होता है वो एलिल क्या है, प्रभावी है, वो कारक क्या है, प्रभावी, और जो लक्षण दब जाता है वो क्या है, अप्रभावी। जैसे यहां पे अगर आप देखें तो कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है, लंबेपन का लक्षण है, और स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है, बौनेपन का लक्षण है। और F1 में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट हुआ, ये आपने देख लिया कि यहां पे F1 में क्या हुआ, प्रभावी लक्षण प्रकट हुआ। और F2 में जो है दोनों जनक, प्रभावी कैपिटल टी और अप्रभावी स्मॉल टी, दोनों ही जनक ने अपने अपने प्रभाव को दिखाया। ये प्रभाविता के नियम को प्रदर्शित करता है। कैसे करता है देखिए, आप समझिए। F1 जनरेशन में चारों संतानें एक जैसी थी, लंबी थी, क्योंकि कैपिटल टी चारों संतानों में मौजूद था जो कि प्रभावी है, और स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी। तो कैपिटल टी के प्रभाव से चारों संतानें कैसी हुई, लंबी। लेकिन F2 जनरेशन में आपने देखा तीन संतानें क्या पाई आपकी, लंबी। ये संतान में कैपिटल टी थी तो लंबा था, ये दोनों संतानों में एक कैपिटल टी था तो उसने स्मॉल टी को दबा दिया तो ये लंबा। लेकिन जब इस संतान में, इस चौथी संतान में कैपिटल टी मौजूद ही नहीं है, प्रभावी एलिल मौजूद ही नहीं है, दोनों एलिल कैसे हैं, जोड़े में अप्रभावी हैं, तो उसने अपने बौनेपन के लक्षणों को प्रकट किया। तो यहां F1 और F2 जनरेशन दोनों प्रभाविता के नियम को प्रदर्शित करती हैं। वो ये प्रदर्शित करती हैं कि अगर प्रभावी एलिल, किसी भी लक्षण का प्रभावी एलिल अगर मौजूद है तो अप्रभावी एलिल अपना लक्षण प्रकट नहीं कर सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम मेंडल का दूसरा नियम लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।